नहीं, ये एक अच्छा साइन मुझे तो लगता है एक अच्छा साइन है। और हमारे देश की आजकल बड़ी चर्चा चल रही थी अरुण त्रिपाठी जी की किस तरीके से हमारे नेबरहुड में, यानी कि भारत के चारों तरफ कई मुल्कों में और दूर भी हमारे यहाँ से यूथ का जो जेन जी का जो रिएक्शन है सरकारों के, वहां की सरकारों के रवैये के खिलाफ, उसने अपना रंग दिखाया है। और ये लगता था कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं बनती दिखती, क्योंकि ये घूम फिर के सरकार डिवाइड करना जानती है, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी जो अंग्रेज फॉलो करते थे, यहां ये धर्म के नाम पे डिवाइड एंड रूल करते हैं। इस वजह से उम्मीद नहीं लगती थी। लेकिन आज जो देखने को मिला है वो लगता है कि अब पानी सर के ऊपर चला गया है और सरकार को जगाने के लिए ये स्थिति यहां तक पहुंची है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सरकार वाकई में जागी है, या फिलहाल अभी भी ये देख रहे हैं और ये तोल रहे हैं कि कितना गहराई है इस मूवमेंट में, और क्या ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, एक मूवमेंट के स्थिति, मतलब एजिटेशन से मूवमेंट की स्थिति में जाएगा? जी जी जी, देखिए थोड़े दिनों पहले, संभवतः आप कह सकते हैं कि 4-5 महीने पहले यूजीसी के रेगुलेशंस आए थे, जिसमें कि जो है वो विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थानों में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो दंडनीय बना दिए गए थे, और जांच हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। उसको लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया। मैं चूंकि कैंपस से भी जुड़ा रहा हूं और यूथ से के बीच में भी रहा हूं लंबे समय तक, 10 साल से, तो यूथ का जो एक तरह से नब्ज है वो थोड़ी बहुत समझता हूं। तो बुरी तरह से शिक्षक वर्ग और युवा भी विभाजित था, और जो सवर्ण वर्ग था वो तो बहुत एजिटेटेड था कि इन लोगों ने जो है वो हम लोगों को फिर कहीं का नहीं छोड़ा, और ऐसा वैसा, और इनको जाना पड़ेगा, ये सब मामला। अब वो ड्रामा हुआ और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर उसके बाद जो अवर्ण वर्ग था, या जो थोड़ा प्रगतिशील तबका था, जो लोकतांत्रिक था, जो यूजीसी रेगुलेशंस को सपोर्ट करता था, वो सड़कों पे आया। यही आयशा के बच्चे जो सब लोग अभी अनशन कर रहे थे, ऐसे तमाम लोग दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। और उससे मुझे एक डर भी लग रहा था कि एक समाज में जाति पर आधारित बहुत गंभीर विभाजन पैदा हो रहा है सवर्ण और अवर्ण के बीच, जो कि शिक्षा के माध्यम से विभाजन मिटता है। शिक्षा के माध्यम से लोग एक तरह से जो है नागरिक बनते हैं, हिंदू और मुसलमान नहीं बनते, या ब्राह्मण और दलित नहीं बनते, वह एक भारत के नागरिक बनते हैं। लेकिन फिर से इन चीजों से हो रहा है, सरकार तो ये चाहती ही है, लेकिन सरकार ने जाने अनजाने, और संजोग से शायद आपने या किसी ने कहा जो है वो इनकी सरकार में कितनी बार पर्चे लीक हुए हैं। अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि 152 बार 152 टाइम्स पेपर लीक हुए हैं, वो पूरे देश में मिला करके किसी न किसी तरह से। ये ट्वीट भी किया है राहुल गांधी ने। तो जब इतने बड़े पैमाने पर आप जो है, तो आपने देश की परीक्षा प्रणाली को मुन्ना भाई एमबीबीएस बना दिया है, और आप चाहे जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कितना ग्लोरिफिकेशन करें कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनर्जीवन कर रहे हैं, हम जो है युवाओं को एक तरह से जो है वो गांधी की नई तालीम ला रहे हैं, और हम एक प्रकार से शिक्षा को स्वायत्तता दे रहे हैं, हम भाषा में जो है मातृभाषा में शिक्षा की छूट दे रहे हैं और अवसर दे रहे हैं, इससे ज्ञान अच्छे तरह से विकसित होगा, बहुत सारी चीजें, नए इनोवेशन, सारी चीजें। लेकिन हकीकत में आपने जो है वो भारत को भारतीय ज्ञान प्रणाली की ओर आप नहीं ले जा पाए। आप एक तरह से जो है वो कट्टरता की ओर ले गए, और आप दूसरी चीज जो है वो एक तरह से अंधकार युग की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि आप दुनिया के जो ज्ञान की खिड़की है उसको भी बंद कर रहे हैं। रही सही जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक कॉम्पिटेंट और एक तरह से जो है वो एक जो है एफिशिएंट किस्म के प्रोफेशनल डेवलप होने की बात थी, तो उसको भी आपने जो है खतरे में डाल दिया है कि ना कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, ना कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा। वो डॉक्टर जो बनेगा वो किसकी जान बचाएगा, क्या करेगा इस नीट की परीक्षा से। तो इन स्थितियों में समाज एजिटेटेड है,
और युवाओं के तो हमने तो मैं संजोग से इस बात का मुझे जरूर अफसोस है कि मैं स्वास्थ्य वगैरह कम ठीक रहता, मैं नहीं जा पाया, उमस उमस बहुत थी, थोड़ी दिक्कतें थी, फिर बाद में भीड़ बहुत हो गई, इसका मुझे गहरा अफसोस है। लेकिन मैंने जो फुटेज जो सारी चीजें देखी उसमें 14-14 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे, जिसको जेनजी कह रहे हैं, जेनजी से भी आगे के जो बच्चे हैं, शायद और भी जनरेशन होती है, वो बच्चे जो है इतने खुले तरह से बात कर रहे हैं, इतने क्लियर तरीके से बात कर रहे हैं, दे आर मोर रैशनल देन वी पीपुल आर। और वो और सही सवाल उठा रहे हैं, और सही सवाल, बड़ी हाँ, उनके भीतर जातिगत और धार्मिक विभाजन नहीं है, उनके भीतर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के सवाल हैं, उनके भीतर अंबेडकर की राइटिंग्स हैं, उनके भीतर भगत सिंह की राइटिंग्स हैं, और वो उस तरह का भारत देखना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि इस तरह का भारत हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए हम आए हैं इस यहाँ पर जो है खड़े होने। और उनको इस बात की परवाह नहीं, उनको कोई राष्ट्र विरोधी कहे और देशद्रोही कहे, वो कह रहे हैं कि अभी मौका है, इस मामले को करना चाहिए हमको, हम आए हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा। और नीरेन जी ने भी थोड़ा असमंजस जताया, मुझे भी उन्होंने थोड़ा काकरोच जनता पार्टी से उम्मीद जताई। मुझे अभी इसके फॉर्मेशन में बहुत सारी जो है वो एक तरह से कठिनाइयां हैं, अड़चने हैं, और वो एक बहुत ही अभी भ्रूण अवस्था में है, एम्ब्रियो स्टेज में है। वो आगे क्या शेप लेगा ये मुझे मेरे लिए थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में ही उसकी परफॉर्मेंस एक तरह से उसको एक क्रेडिट गया है। और चाहे वो वांचुक को ले आए, चाहे उन्होंने इतने ज्यादा युवाओं को आकर्षित किया, जो भी मामला किया, लेकिन असली लाभ किसी चीजों का जो है अगर उठाती हैं तो जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो इस आंदोलन को ले जाना चाहती हैं आगे, इसको एक जो है वो एक जो है वो विपक्ष का एक सीरियस इशू बनाना चाहती हैं, इस सरकार को चुनौती देने के लिए, या शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने के लिए, या इस व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी लाने के लिए, तो उनको एक बहुत थाली में सजा करके अवसर मिला है। अब ये देखना है वो इसको कैसे करते हैं। रही बात शरद जी यूथ की, तो यूथ एक बड़ी शिफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमारे यहाँ के अगल बगल के देशों में, छोटे देश हैं, वहां जेनजी ने, यहाँ युवाओं ने आंदोलन कर लिया, उनको कहीं पे सेना का सपोर्ट था, दोनों जगहों पे सेना का सपोर्ट था, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी। भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारत में जो है वो जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो ओपनली कोई यूथ के समर्थन में नहीं आएंगी। यूथ के समर्थन में अगर आएंगे तो किसान आएंगे, यूथ के समर्थन में मजदूर आएंगे, यूथ के समर्थन में उनके पेरेंट्स आएंगे, और अगर शिक्षक आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एक पर्चा लिख के आह्वान किया था कि शिक्षक छात्र आंदोलनों का नेतृत्व करें। और मुझे जो है वो घटना याद है लखनऊ विश्वविद्यालय की, कि ये लोग बताते हैं, किंवदंती थी कि विद्यार्थी लोग एजिटेटेड थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के क्वार्टरेंगल में इकट्ठा हो गए थे, आंदोलन करने जा रहे थे। वाइस चांसलर आचार्य नरेंद्र देव थे, उन्होंने कहा कि आंदोलन करो लेकिन मुझे 10 मिनट बात करने दो। आचार्य जी खुद आए मंच पर और उन्होंने विद्यार्थियों को 15-20 मिनट एड्रेस किया, और सारे लोग जो है अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। तो इस तरह का अगर शिक्षक हो, इस तरह का नेतृत्व हो, तो विद्यार्थियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती अगर उन पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन आज भरोसा टूट गया है, लोकतंत्र पर विश्वास टूट गया है, इस सरकार पर भरोसा टूट गया है युवा का। और ये भरोसा टूटना, ये जो इस लोकतंत्र में अच्छाई चाहते हैं उनके लिए एक शुभ संकेत है, लेकिन लोकतंत्र के लिए भरोसा टूटना भी बहुत दुखद स्थिति है, बहुत एक निगेटिव पेसिमिज्म की स्थिति है। तो इस टूटे हुए भरोसे से समाज को आगे ले जाने के लिए इस आंदोलन ने बहुत उम्मीद जगाई है। अगर ये उम्मीद जो है, ये जो अंधकार में कोई दिया जला है, तो इस दिए की लौ को जो है दीप से दीप जलाने की गुंजाइश है। बहुत देश के तमाम शहरों में आंदोलन हो रहे हैं। इन आंदोलनों को समेकित रूप से अगर कोई इकट्ठा करके और इस सरकार पे कोई सुधार करने के लिए दबाव डाल सके कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद कीजिए, शिक्षा का निजीकरण बंद कीजिए, सरकारी स्कूलों को बंद कीजिए, महंगी शिक्षा को जो है लोगों के रीच में रखिए, ये सारी चीजें। और जो आप भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पे कर रहे हैं, एक बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं थोड़ा काम भी कर रहा हूँ इंडियन नॉलेज सिस्टम पर। मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल के माध्यम से पाणिनकालीन भारत पे काम किया, और भगवत शरण उपाध्याय है, उनकी किताब है जो है वो कालिदास कालीन भारत। तो वो लिखते हैं कि भारत के वैदिक युग में जो भारत की स्थिति थी वो ये थी कि जो है जो राजा है वो चुना जाता था।
धीरे धीरे स्थिति कालिदास के युग में आई कि राजा को देवत्व और ईश्वरत्व की प्राप्ति हो गई और वो वंश परंपरा से आने लगा। आज जो भारत की स्थिति है, राजा पहले चुने जाते थे, ठीक है, उसमें कुछ डायनेस्टिक रूल भी आए, सारी चीजें आई, लेकिन आज तो राजा को आप देवत्व और ईश्वरत्व की उपाधि दे रहे हैं कि वो नहीं हटेगा, आप चाहे जो कर लीजिए। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए और वास्तव में चयन से जो भारतीय परंपरा में राजनीति रही है वो लोकतंत्र की, कम से कम अगर भारतीय लिहाज से देखें तो उस लोकतंत्र की तरफ तो आप जाएं, जो है आप विदेशी लोकतंत्र की बात भी छोड़ दीजिए, लेकिन आप संस्थाओं को मत नष्ट कीजिए, पारदर्शिता लाइए, जवाबदेही लाइए और शिक्षा जैसी लोकतंत्र की जो प्राणवायु है उसको आप जीवन कीजिए। शिक्षा पे जो है वो एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी बहुत मशहूर किताब है जो है प्रोफेसर जॉन डेवी की, जिसको कि जॉन डेवी अंबेडकर उनको अपना गुरु मानते थे और उसी को अंबेडकर ने बहुत जो है इनलार्ज भी किया है। अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये जो लाइन है अंबेडकर की, वो वहां पे गूंज भी रही थी जब लोग जय भीम की बात कर रहे थे, तब शिक्षित, संगठित और जो है वो एक तरह से जो है संघर्ष करने की बात वहां पे दिखाई पड़ रही थी। तो मुझे लगता है, लेकिन उस आंदोलन में अंबेडकर तो थे ही, उस आंदोलन में भगत सिंह भी थे और उसका तरीका गांधीवादी था। तो भारतीय पिछले 150 साल के भारतीय जो है वो मानस के जो 3 बड़े आइकन्स हैं वो इस आंदोलन को इंस्पायर कर रहे हैं और अगर वो सही तरह से इंस्पायर करते रहे तो इस डेमोक्रेसी का भला होगा। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.